नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हमने जो बिंदु पढ़े थे सेल स्ट्रक्चर में, उसमें कोशिका झिल्ली के कार्य और केंद्रक तक पढ़ चुके हैं। आज हम केंद्रक के कार्यों को जानेंगे। केंद्रक के कार्य, पहला कार्य कोशिका विभाजन, आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना और प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका द्रव्य में ठोस प्रकृति के दानेदार सूक्ष्म कण, सूक्ष्म छड़ या सॉसर के आकार के दिखाई देते हैं। इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से लेकर 5000 तक हो सकती है। एक क्रियाशील तथा युवा व्यक्ति के कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है। ये अधिकतर यकृत, हृदय और वृक्क में पाए जाते हैं, परंतु कैंसर के रोगी की कोशिका में ये नहीं के बराबर पाए जाते हैं तथा परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स में एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया वसा एवं प्रोटीन का बना होता है, जिसमें 65 से 70% प्रोटीन, 25% फॉस्फोलिपिड्स और 0.5% राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब विभाजन होता है तो नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन के दौरान खाद्य अणु का ऑक्सीकरण करते हैं। इस प्रकार यह खाद्य अणु की स्थितिज ऊर्जा को एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं जो कोशिका की जैविक क्रियाओं को करने हेतु सहज उपलब्ध हो जाती है। यह ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु में बदल देती है। इस दृष्टि से यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय अंग है तथा वस्तुतः शक्ति गृह की भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा ढकी रहती है। दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिक प्रकोष्ठ में भीतर की ओर कई उंगली सदस्य उभार दिखाई देते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इन्हीं क्रिस्टी की उपस्थिति के कारण आंतर प्रकोष्ठ अनेकों अपूर्ण प्रकोष्ठों में बटा दिखाई देता है। मैट्रिक्स में गाढ़ा कोलाइडल द्रव होता है, जिसमें राइबोसोम, प्रोटीन व एंजाइम पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य अर्धपारदर्शक, कलात्मक एवं जालीनुमा होता है। यह प्रोटीन, वसा, कार्बोज, पिगमेंट्स, खनिज लवण व विटामिन का बना होता है। इसमें कई प्रकार के सजीव कोशिकांग तथा निर्जीव अंतर वस्तुएं पाई जाती है। यह एक कोलोइडी द्रव्य है। सजीवता के लिए इसमें न्यूनतम 18% जल होना अति आवश्यक है। जब यह अपेक्षाकृत तरल होता है तो इसे सॉल अवस्था कहते हैं। जब यह गाढ़ा जेली के समान होता है तो इसे जेल अवस्था कहते हैं। अतः यह जल की मात्रा के अनुसार सॉल जेल अवस्था में परिवर्तनशील होता है। अगला बिंदु है राइबोसोम। यह माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे अति सूक्ष्म कण अंतःप्रद्रवी जालिका की नलिकाओं के बाहरी सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं, अथवा यह कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से बिखरे पड़े होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। राइबोसोम मुख्यतः राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक अम्ल की मात्रा लगभग बराबर होती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर इनकी संख्या भी कम हो जाती है। राइबोसोम में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही मुख्यतः प्रोटीन के निर्माण के लिए विशिष्ट भूमिका अदा करते हैं। अगला बिंदु है जो कि कोशिका की संरचना बनाता है, वो है लाइसोसोम। यह कोशिका में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसका औसत व्यास 0.05 मिली माइक्रोन होता है। इसमें लगभग 36 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम शर्कराओं, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन का अपघटन कर उन्हें छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं। इन्हीं के द्वारा कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन और अपघटन होता है। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जब कभी किसी संरचना अथवा कण को अपघटन या पाचन करना होता है तो वह लाइसोसोम के संपर्क में आता है, जिससे लाइसोसोम की झिल्ली टूट जाती है तथा ये जल अपघटनीय एंजाइम बाहर आते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। अपघटन के दौरान लाइसोसोम का स्वयं का भी विनाश हो जाता है। कभी कभी तो ये पूरे कोशिका का ही अपघटन कर जाता है। अगली संरचना गोल्जी का है। यह धागे की तरह जालसी संरचनाओं का समूह है, जिसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं।
ये स्रावी कोशिका में काफ़ी विकसित होते हैं। इसका मुख्य कार्य स्रवण माना गया है। साथ ही साथ यह बहुशर्कराओं, श्लेष्मा व पैक्टिन संश्लेषण में सहायक है। इसके अलावा यह शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सेंट्रोसोम, यह नाभिक के एक ओर पाया जाता है जिसे केंद्र बिंदु भी कहते हैं। यह कोशिका का विभाजन केंद्र है क्योंकि यह कोशिका विभाजन क्रिया को प्रारंभ एवं नियमित करता है। इसके अंदर एक जोड़ी सूक्ष्म बेलनाकार रचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये सेंट्रियोल ही मिलकर सेंट्रोसोम कहलाता है। कोशिका विभाजन के द्वारा ये ही सेंट्रोसोम कई भाग से विभाजित होकर दो पुत्री तारकायों में विभाजित होकर विभाजन तंतु के ध्रुवों का निर्धारण करती है। अगला बिंदु है रिक्तिका, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले सदृश कई संरचनाएं होती है जिसे रिक्तिकाएं कहते हैं। विभाजनशील कोशिकाओं व नव कोशिकाओं में यह सूक्ष्म अत्यंत ही सूक्ष्म व संख्या में अधिक होती है तथा संपूर्ण कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। यह पौधों में टोनोप्लास्ट झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहती है तथा इसमें जल सदृश तरल द्रव, जिसे कोशिका रस भी कहते हैं, भरा रहता है। कोशिका रस में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल व विभिन्न वर्णक के अलावा प्रोटीन होते हैं। अब है अंतःप्रद्रवी जालिका। यह अंतः संबंध झिल्लियों का एक जाल है जो वेसिकल्स व नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में विस्तारित रहता है। इसे यूनिट अर्गेस्ट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु बैक्टीरिया, वायरस तथा स्तनधारियों के लाल रक्ताणु में नहीं पाया जाता है। यह अधिकांशतः उन कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु बैक्टीरिया, वायरस तथा स्तनधारियों के लाल रक्ताणु में नहीं पाया जाता है। यह अधिकांशतः उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अलावा यह गॉबलेट कोशिकाओं, ग्रंथिल कोशिकाओं में भी अत्यधिक संगठित होता है। क्रियाशीलता के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिकाओं को दो रूप में बांटा गया है। पहली है रूक्ष पृष्ठ वाला रेटिकुलम